हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। तो इस वीडियो के अंदर बेसिकली हम लोग बात करने जा रहे हैं कि जो एयरफोर्स का एग्जाम है 16 तारीख को है ना, यानी कि परसों से बेसिकली स्टार्ट है। तो इसमें आप लोग कैसे टाइम मैनेजमेंट करोगे, आपका स्कोर डाउन है तो उसको कैसे इंक्रीज किया जाए, या अभी डर लग रहा है जिसको आप बोल सकते हैं कॉन्फिडेंस डाउन है तो उसको कैसे मेंटेन किया जाएगा, और कुछ एक्स्ट्रा चीजें जो कि आपको बताने वाले इसके अंदर हेल्प जरूर मिलेगा इससे बहुत अच्छा खासा। ओके, सबसे पहली चीज टाइम मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो पेपर आपका होगा 60 मिनट का, ठीक है, 20-20 मिनट का होगा, ये सबको पता है ना, इसमें डाउट तो नहीं है। मैथ भी 20 मिनट का, ये भी 20 मिनट का, ये भी 20 मिनट का। आप किसी का टाइम किसी और में नहीं यूज कर पाओगे, ये सब इंडिविजुअल है। ओके, ये हमारा ऑनलाइन पेपर होगा, ये भी बात पक्की है। निगेटिव मार्किंग भी है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। टोटल 70 नंबर के पेपर होते हैं। यहाँ पे 25 क्वेश्चन यहाँ आएगा, 25 यहाँ पे आएगा, 20 यहाँ आएगा। अब जब आप इसका रेशियो निकालोगे तो यहाँ पे जो टाइम मिलता है, फिलहाल मैथ और फिजिक्स की हम बात करें, क्योंकि इंग्लिश का तो सीधे सीधे 1 मिनट पे एक क्वेश्चन मिलता है जो कि ठीक भी है। लेकिन अगर मैथ और फिजिक्स का देखा जाएगा तो एक क्वेश्चन में लगभग 48 सेकेंड मिलेगा आपको सिर्फ। और ये 48 सेकेंड नहीं होता, ये बेसिकली 45 सेकेंड बोल दो, 46 सेकेंड ही होता है। क्यों? क्योंकि हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद उसको टिक लगाना, फिर आगे प्रोसीड करना, नेक्स्ट, वो बार बार माउस यूज करना, बार बार पेन, तो उसमें टाइम जाता है। तो आप 48 सेकेंड ना बोल के इसको बोल दो सिर्फ और सिर्फ हर क्वेश्चन में 45 सेकेंड के आसपास आपको टाइम मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा ना। अब हमें 45 सेकेंड के अंदर एक क्वेश्चन सॉल्व करने, वो भी टेक्निकल मैथ, टेक्निकल फिजिक्स का, जो कि पॉसिबल नहीं है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तब तक नहीं पॉसिबल है जब तक आपको आंसर याद नहीं है। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होगा जैसे साइन cos 60 डिग्री पूछ लिया तो उसको आप लगा दोगे, टाइम बच जाएगा आपका। लेकिन क्या cos 60 पूछेगा आपसे? नहीं पूछेगा। यानी क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया पूछता है, कैलकुलेटिव पूछता है। अब हम कोई भी क्वेश्चन हो 45 सेकंड में नहीं कर पाएंगे। अगर हमें सॉल्व करना हो प्रॉपर तरीके से 4-5 स्टेप में, बहुत टाइम लगता है, दिक्कत होती है, क्योंकि वहां पे हर कैलकुलेशन के बाद अगला चीज सोचना होता है, अगला स्टेप क्या होगा। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग? तो सबसे पहला चीज ये कर सकते हैं कि अगर आपका 45 सेकंड कब बन रहा है, जब आप 25 के 25 क्वेश्चन करने जा रहे हो तब। सबसे पहले हम 25 क्वेश्चन करेंगे ही नहीं, हम 25 क्वेश्चन हम करेंगे नहीं। अब हम करेंगे सिर्फ 20 क्वेश्चन। क्या करेंगे? हम 20 क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे। जब हम 20 क्वेश्चन करेंगे तो हमें कितना मिला? एक क्वेश्चन पे 1 मिनट हमें मिल गया आराम से, जिसका 55 सेकेंड भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कुछ नहीं तो 10 सेकेंड आपका हर क्वेश्चन पे बढ़ जाएगा। और जो आपके सामने 25 क्वेश्चन आता है ना, एयरफोर्स की बात करूं, मैं मैथ की बात करता हूं फिलहाल, इसमें 5 क्वेश्चन सच में तगड़े होते हैं। तगड़े मतलब भाई साहब कैलकुलेटिव कह दो, लेंदी होते हैं, टफ नहीं होते, लेंदी होते, जिनका सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट होकर बेटा यहां तक जाता है। फिर यहां आती है दिक्कत आप लोगों को इसको मेंटेन करने में। तो 5 क्वेश्चन हमें वैसे भी बर्बाद कर देंगे अगर हम सॉल्व करने बैठेंगे। 5 क्वेश्चन हमें करने ही नहीं है तगड़े वाले। अब इसके अंदर 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि मॉडरेट होते हैं। मॉडरेट यानी कि जो थोड़ा बहुत सॉल्व करवा लेते हैं। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे को नहीं पता cos 18 डिग्री का मान, उसको याद है तो लगा देगा। अब उसको इजी बोल दो या मॉडरेट बोल दो, इस टाइप का, मतलब आ भी सकता नहीं भी, अगर आप पढ़े हो तो आ जाएगा, नहीं तो नहीं आएगा ना, इस टाइप का। और आपका 10 क्वेश्चन ईजी आता है, ये ईजी आता है। ओके, इस मॉडरेट के अंदर न्यू क्वेश्चंस भी होते हैं, ठीक है, न्यू क्वेश्चन होते हैं। अब ये इजी, जैसे cos 18 डिग्री का मान इजी है, अगर आपको याद है तो, नहीं याद है तो यही आपके लिए टफ हो जाएगा कि यार हमें नहीं आ रहा था, मुश्किल क्वेश्चन था, है ना। तो ये मॉडरेट में इसीलिए जा रहा है, इसके अंदर नए क्वेश्चन या ऐसी डाटा जो कि याद करने वाला है वो रहता है बेसिकली। और इजी का मतलब बहुत नॉर्मल चीज है, आपको इक्वेशन दे दिया, कोई मल्टीप्लाई ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कट के 1 हो जा रहा है, इस टाइप का ना। तो 25 क्वेश्चन का डिवीजन कुछ इस तरीके से होता है। अब दिक्कत यहां पे होता है ना, 25 क्वेश्चन का जो 5 तगड़े क्वेश्चन होते हैं ना, वो मैक्सिमम टाइम में स्टार्टिंग में दिख जाते हैं। जैसे आपने पहला क्वेश्चन स्टार्ट किया, पहला ही क्वेश्चन तगड़ा दे दिया आपको, या हो सकता है पहला आपने किया दूसरा तगड़ा दे दिया, इस टाइप से होता है। शुरू के 5 में आपको 1-2 खुद क्वेश्चन दिख ही जाता तगड़ा वाला, शुरू के 5 क्वेश्चन में। तो अब अपने आप को ना इस तरीके से बना लो कि हर 5 क्वेश्चन में, शुरू के, या 5-5 के डिवाइड कर लो 5 पार्ट में, ठीक है। हर 5-5 क्वेश्चन पे पहला 5 क्वेश्चन, फिर अगला 5, अगला 5, अगला 5, अगला 5। आपको शुरू के 5 क्वेश्चन में हो सकता है कि 3 क्वेश्चन लगे, 2 क्वेश्चन आपको छोड़ना पड़ जाए, 2 क्वेश्चन आपको छोड़ना पड़ जाए। तो उसमें परेशान मत होना। यहां से हो सकता है आपको 2 क्वेश्चन छोड़ना पड़ जाए, यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे मैक्सिमम, ठीक है। कितने हो जाएंगे आपके? 10 क्वेश्चन लगभग छोड़ने पड़ गए। हालांकि इतना नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी मान लिया
तो अभी 10 क्वेश्चन छूटा आपका, बाकी सब जो होगा ना 15 क्वेश्चन 100% एग्जैक्ट सॉल्व होगा। अब उसमें बताऊंगा कैसे। ये मैं किस चीज पे बात कर रहा हूं, ये मैं बात कर रहा हूं टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे। तो टाइम मैनेजमेंट का पहला चीज कि हमारा क्वेश्चन टारगेट जो रहेगा उसको कम कर देते हैं। हम 25 क्वेश्चन करने जा ही नहीं रहे एग्जाम में, हम एग्जाम में जा रहे हैं सिर्फ 20 क्वेश्चन सॉल्व करने। 20 क्वेश्चन सॉल्व करने के माइंडसेट से जा रहे हैं, यानी हमारे पास टाइम है। और वो जो 5 क्वेश्चन हमें छोड़ने हैं ना, वो कैसे पता चलेगा। उसका एक चीज ये है कि वो आपको आता ही नहीं है, मतलब कि आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपको समझ में नहीं आया कि इसको करना कैसे। एक तो उस टाइप को छोड़ दिए। दूसरा टाइप का क्वेश्चन होता है जब आप उसको सॉल्व कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि हो सकता है मैं सॉल्व कर लूं, हो सकता है, आप उसको भी छोड़ दो। तीसरा चीज, जब आप क्वेश्चन देख रहे हो ना, आपको लग रहा है कि यार ये तो मैं प्रैक्टिस करके आऊं, ये तो मैं सॉल्व करके आऊं, आप उसी को करो सिर्फ। अगर एयरफोर्स के एग्जाम में आपको वो क्वेश्चन नहीं दिख रहा जो आपने प्रैक्टिस किया है, तो एग्जाम में हिट एंड ट्रायल वाले मत जाना, मतलब हम कर लेंगे, हो सकता है कर ले, ये सब चीजें बाद में किया जाता है। सबसे पहले कौन से क्वेश्चन सॉल्व करोगे आप, जो आपको पहले से आते आए, कह दो कि इस पे हम प्रैक्टिस करके आए। और ऐसे क्वेश्चन 10 तो कम से कम मिलेंगे, कम से कम 10 मिलेंगे जिनको आप पहले से करके जा रहे हो। इन 10 मॉडरेट में से 5 नए मिल जाएंगे, 5 आपको पुराने मिल जाएंगे, थोड़े से कैलकुलेटिव हल्के से 3-4 स्टेप वाले। तो 15 क्वेश्चन तो आपके थाली में परोस के दिया जाएगा ऐसे कि आप इसको कर लो। बस दिक्कत यह कि आप इस 5 क्वेश्चन के चक्कर में फंसो ना, तब हम इसी में फंसे रह जाते, इसी का कैलकुलेशन करने लग जाते हैं, हमें समझ नहीं आता ये लेंदी है, होगा कि नहीं होगा। इसका सबसे आसान तरीका जो मैंने फील किया एयरफोर्स वाले बच्चों से बात करके, वो ये होता, कोई भी मैथ का क्वेश्चन बेटा अगर आपका 3 स्टेप से ज्यादा जा रहा है, इसका मतलब उसको आप छोड़ सकते हो। 3 स्टेप के बाद तुरंत आपको आंसर दिखना चाहिए। अगर नहीं दिख रहा है तो हो सकता है एक आध स्टेप में दिख जाए, बट 4 स्टेप को क्रॉस करने के बाद भी आंसर नहीं दिख रहा, मतलब आप उसको छोड़ो, उसको सॉल्व मत करो, वो आपको फायदा नहीं देगा, नुकसान देगा। ठीक है, बात समझ में। तो छोड़ने का क्वेश्चन कैसे छोड़ोगे ये भी सुन लेना। मैथमेटिक्स में या फिजिक्स में क्वेश्चन कैसे छोड़ोगे, कोई ऐसा क्वेश्चन, फिजिक्स का तो साइड रखते भी, कोई भी ऐसा क्वेश्चन बेटा जो 3-4 स्टेप से ज्यादा सॉल्यूशन मांग रहा है या आपने किया आंसर नहीं मिल रहा है, तो आप उसको छोड़ दो वहीं पे, उसको आगे बढ़ जाओ। अब ये चीज मत सोचना कि आपने 3 स्टेप सॉल्व किया, इसका क्या फायदा। उसका फायदा तो नहीं मिलेगा और वापस नहीं मिलेगा वो, लेकिन आगे चल के और नुकसान दे देगा। हो सकता है आप फंस जाओ या कर पाओ कि नहीं कर पाओ, फिर आप अंदाजा ऑप्शन लगाने लगते हो। ठीक है, आपको लगता है कि अच्छा इस टाइप का आया तो शायद ये वाला हो सकता है, वहां पे फिर निगेटिव मार्किंग आपकी हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहला चीज का क्वेश्चन कैसे छोड़ोगे, जो भी क्वेश्चन 3-4 स्टेप से ज्यादा सॉल्यूशन मांग रहा है उसको आप छोड़ दो। यही आपके 5 क्वेश्चन वाले चीज है, तगड़े वाले जो क्वेश्चन बोलते हैं। आप उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करना जिनको आप पहले से करके गए हो, और एयरफोर्स के एग्जाम में वो क्वेश्चन दिखते हैं, वो क्वेश्चन दिखते जो आप पहले करके गए रहते हो। ओके, टाइम मैनेजमेंट का दूसरा हिस्सा आएगा, ध्यान से देखेंगे कि आपको मैथ में ना कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिनको आप ऑप्शन से लगा सकते हो या ट्रिक से लगा सकते हो। अगर आप उनको यूज नहीं करोगे तो क्वेश्चन कोई भी पूरा नहीं सॉल्व कर सकता 20 मिनट के अंदर, 20 क्वेश्चन भी कई बार, क्योंकि लेंदी क्वेश्चन भी आते 5। तो कुछ चैप्टर ऐसे जो कि आपको सहूलियत देंगे कि आप ऑप्शन से लगा लो या आप वैल्यू रख के लगा लो। उनमें सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है ट्रिग्नोमेट्री। आप एंगल रखो, एंगल रखे मिलने का चांस है, एंगल का यूज करने की कोशिश करो, ट्रायंगल बना के सॉल्व करने की कोशिश करो। सीक्वेंस सीरीज, कभी भी क्वेश्चन आए अनुक्रम श्रेणी का, आप अपनी तरफ से संख्या मांग लो। मान लो बोल दिया एपी का संख्या 1 2 3, जीपी का 2 4 8, ऐसे करके, ऐसे एचपी का आपको बताया हो ना, तो इसको इस तरीके से मान लो। 3D का, 3D के अंदर ऑप्शन से डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन, समझ रहे हो, मतलब कि द्विक अनुपात, द्विक को ज्या को इस्तेमाल करके ऑप्शन से कोशिश करो लगाने की। 2D के अंदर पॉइंट रख के सेटिस्फाई करने की कोशिश करो अगर पॉसिबल है तो, और 2D के अंदर क्वेश्चन सर्कल को पढ़ लेना अच्छे से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर क्वेश्चन आ गया रूट का, मूल का, तो मूल हमेशा ऑप्शन से लगाए जाते हैं, इनको कभी नहीं सॉल्व किया जाता। ये नहीं कि द्विघात समीकरण दे दिया बड़ा सा कुल सॉल्व किया जा रहा है सीधा फॉर्मूला लगा के, नहीं। अगर मूल दिया है तो मूल सीधे सीधे ले जाके रखो उसमें। ठीक है, तो ये कुछ चैप्टर, अब जैसे कैलकुलस हो गया वहां पे आपको ट्रिक वगैरह ज्यादा नहीं मिलेगी, आपको आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता है। आप वहां पे ऑप्शन का बहुत हेल्प नहीं ले सकते, हालांकि इंटीग्रेशन बहुत बच्चे करते हैं, ऑप्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, भाई मुश्किल होता है वो भी डिफरेंशिएशन, इतना भी कम टाइम नहीं लेता जितना आप सोचते हो, है ना। तो कैलकुलस में बहुत आपको सहूलियत नहीं मिलेगा ऑप्शन से जाने का, लेकिन इन सब में मिलता है अलजेब्रा वाले पार्ट में, तो आप यहां से इस चीज उठा सकते हो। परमुटेशन कॉम्बिनेशन में नहीं मिलेगा आपको सहूलियत, प्रोबेबिलिटी में नहीं मिलेगा, स्टैटिस्टिक में कोई फायदा नहीं ऑप्शन का, तो
तो उन सब जगह नहीं, यही चैप्टर्स हैं जो आपके ऑप्शन से फायदा दे सकते हैं। तो वैल्यू रख के या ऑप्शन से आप इन चैप्टर से फायदा उठा लोगे। तो मान लो यहाँ पे आपके पास 3, 2, 5 चैप्टर है, लिखा हूं 5 चैप्टर में से 8-10 क्वेश्चन आएंगे यहाँ से, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री भी है, 3D भी है। तो मान के चलो 5 में से 7 क्वेश्चन आ गए आपके, ठीक है। 7 क्वेश्चन आपको दिया है, तो इस 7 में से कुछ नहीं तो 3 क्वेश्चन तो 2 क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे ट्रिक वाले। अब इनको भी आपको यूज करना, ठीक है। बात समझ में आई? कुछ समझ में आया? टाइम मैनेजमेंट, यही टाइम मैनेजमेंट होता है। हमारे सामने क्या होता है, जब क्वेश्चन आता है ना, तो हमें लगता है कि हम पूरा सॉल्व कर ले, मैथ पूरा कर ले, फिजिक्स पूरा कर ले, इंग्लिश पूरा कर ले। ऐसा नहीं है। आप 20 का टारगेट यहां रखो, 20 का टारगेट यहां रखो, यहां 15 का रखो, ठीक है। अब इस 20 में से 5 तो छोड़ दिए जो छोड़ना था, ठीक है। 20 में से आप कम से कम इतना तो करो, 2 से 3 क्वेश्चन ट्रिक से लगा दो। ट्रिक बोले तो क्या चीज, ऑप्शन बोल दो या वैल्यू रख के कर दो, है ना। ये आप कर दो 2 से 3 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन आपको वही मिल जाएंगे जो आप पहले से करके गए हो, और बाकी जितना बचे 7 क्वेश्चन या बोल दिए 7 से 8 क्वेश्चन, इसको आप सॉल्व कर लेना। हो गया सिलेक्शन, हो गया सिलेक्शन। ये तो है सिलेक्शन, और क्या। फिजिक्स की बात करेंगे, यहां थोड़ा न्यूमेरिकल ज्यादा आ जाता है, यहां न्यूमेरिकल दिक्कत करता है आप लोग को। अब न्यूमेरिकल का सीन ये है कि अगर आपको फॉर्मूला याद है तो न्यूमेरिकल लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। फिजिक्स में अगर आपसे न्यूमेरिकल नहीं लगता तो सबसे पहला चीज बेटा, जो डाटा दिया उसको कॉपी करो अपने नोट्स में। जो चीज वहां डाटा, सिर्फ कहानी नहीं, पूरी डाटा, कि आपको वेलोसिटी दे दिया, आपको इलेक्ट्रिसिटी की अगर बात, इलेक्ट्रिक करंट का बात करें, फ्लक्स दे दिया, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया, कुछ भी ऐसा दे दिया, इक्वेशन दे दिया कोई, आप सबसे पहला चीज डाटा कॉपी करो। दूसरा, आपसे क्या पूछा है, ठीक है, क्या पूछा है सबसे पहले ये लिखो। दूसरी चीज, ठीक है, क्या पूछा आपने ये लिख दिया। अब जो डाटा दिया और जो चीज पूछा है उसके बीच में कोई संबंध हो सकता है क्या, कोई इक्वेशन, कोई रिलेशन, कोई फॉर्मूला होता है, ये चीज आप सोच। जैसे कि मान लो वेलोसिटी दे दिया, टाइम दे दिया, आपसे क्या पूछ लिया, डिस्प्लेसमेंट पूछ लिया। अब वेलोसिटी, टाइम, डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशन हो सकता है, एक ही होता है, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो मैं इजी ले रहा हूं ताकि सबको समझ में आ जाए, जिसको नहीं आता वो भी। तो इनके बीच का रिलेशन बनाना फॉर्मूला से, जो भी फॉर्मूला आपको याद है। कई बार फॉर्मूला अगर कंफ्यूज होते हो, आप भूलते हो कि आर ऊपर होगा कि नीचे, तो उस केस में यूनिट डायमेंशन का हेल्प कर लिया करो अपने दिमाग से कि हाँ कौन सा चीज कहां पे होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको मदद करेगा। तीसरा चीज, आप लोग इनके बीच का रिलेशन, इनके बीच का रिलेशन मेंटेन करने वाला फॉर्मूला लिखिए, और उसके बाद तुरंत आपका आंसर आएगा। फिजिक्स कोई टफ नहीं होता ज्यादा। अब कई बार क्या होता है कि इसमें इंटरमीडिएट भी होता है, 2-2, 3-3 फॉर्मूला लगते हैं, वो अब आप देख लोगे प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग, ओके। इंग्लिश में मैं ज्यादा ज्ञान नहीं दे सकता क्योंकि इंग्लिश मेरी भी बहुत तंग है, मैं भी बहुत ज्यादा कुछ नहीं जानता, लेकिन हाँ इन सबको आप थोड़ा बहुत हैंडल कर सकते हो इस तरीके से। तो ये सारी चीजें हो गई आपकी टाइम मैनेजमेंट को लेके, ठीक है, कि कैसे टाइम मैनेज करेंगे। हम लोग 25 क्वेश्चन नहीं टारगेट करेंगे, हम सिर्फ 20 क्वेश्चन टारगेट करेंगे, और 20 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन बहुत ईजी आएगा जो आप पहले से करके जा रहे हो, डाटा सेम टू सेम मिल जाएगा, वो होना तय है। 2 से 3 क्वेश्चन कम से कम ट्रिक वाले लगाओगे जहां पे ऑप्शन का हेल्प या वैल्यू का रख के करोगे, और 7 से 8 क्वेश्चन आपको सिर्फ सॉल्व करने होंगे, जो कि 20 मिनट में, मान लो 10 मिनट में सॉल्व करें तो भी हो जाएगा, ठीक है। आप 25 क्वेश्चन नहीं करोगे, ये चीज याद रखो। अभी से सभी लोग अपने आप से शपथ कर लो कि हमें 25 क्वेश्चन करने ही नहीं, हमें 20 क्वेश्चन करने, और जो भी क्वेश्चन 4 स्टेप से ज्यादा टाइम ले रहा है उसको मैं वहीं छोड़ दूंगा। ये अपने आप से प्रॉमिस करो, शपथ लो, ठीक है। अब बात करते हैं स्कोर कैसे बढ़ेगा। स्कोर बढ़ाने का सबसे बड़ा वो दिक्कत ये होता है, एक तो निगेटिव मार्किंग। निगेटिव मार्किंग होता है, स्कोर गिरता ही गिरता। आप 70 नंबर के पेपर में 50 नंबर टारगेट करके जाओगे तो भी कई बार 30 पे आ जाते लोग। निगेटिव मार्किंग बहुत बड़ा लॉस देता है, ओके। एक तो जो आपने नंबर ऑफ क्वेश्चन कम किया उसको भी कम करता है, और एक चौथाई और ले जाता है आपका ना। तो निगेटिव मार्किंग से बचने का एक ही तरीका है कि जब तक आपका कंप्लीट सॉल्यूशन ना है तब तक आप ऑप्शन ना लगाओ। सबसे आसान तरीका, इससे ज्यादा कुछ हो ही नहीं सकता। निगेटिव मार्किंग से अगर आपको बचना है तो जब तक आपका फाइनल सॉल्यूशन आए तब तक आप टिक न लगाओ। जनरली ऐसा पेपर में होता नहीं। मैं मैथमेटिक्स का बताऊं तो मैं कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करता तो एक अंदाजा लगाने लगता हूं, फिर लास्ट में कि हाँ ये हो सकता है ऑप्शन। ये काम आप मत करना, आपका निगेटिव मार्किंग ऐसे कंट्रोल हो जाएगा। दूसरी चीज कि आप टिक लगा रहे हो, ये चीज ध्यान रखना कि किस चीज पे टिक लगा रहे हो, क्योंकि कई बार हम सॉल्व तो कर लेते लेकिन टिक अलग लगा लेते हैं। ऑप्शन में देखता हूं एग्जाम में ये भी रहता है, पहला ऑप्शन दे दिया है या ए ऑप्शन दे रखा है बी ऑप्शन दे रखा है ए, सी ऑप्शन दे रखा है डी ऑप्शन दे रखा है सी। कोई डाटा है मान लीजिए ABCD के फॉर्म में दे रखा है। अब हमें दिमाग में रहता है अच्छा आंसर मेरा बी आया, अब बी इसको लगा देंगे जबकि इसका आंसर ए है। तो ऐसा भी देख लिया करो ऑप्शन कौन सा आप लगा रहे हो, सही लगा रहे हो ना अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, जैसा ऑप्शन दिया है ना। तो ये आप देख लेना, यहां से थोड़ा सा आपका सही जाएगा। आप जब पेपर में बैठने जा रहे हो
तो आप चेक कर लेना माउस की स्पीड वगैरह सही है कि नहीं, ये भी स्कोर बढ़ाने में मदद करेगा। देखो टाइम मैनेजमेंट का मतलब क्वेश्चन सॉल्व करना, स्कोर बढ़ाने का मतलब क्या हो गया कि आपको जो चीजें लग गई हैं, आ गया है, उसको कैसे एक्यूरेसी के साथ डिलीवर करें, यही ना और क्या, वरना सब तो एक ही टॉपिक हो गया। तो आप माउस वगैरह पहले चेक कर लेना, जैसे एग्जामिनेशन हॉल में गए माउस चेक करना अपना स्पीड ठीक है ना, कहीं ब्लर तो नहीं हो रहा, कहीं रुक तो नहीं रहा, क्योंकि बहुत नालायक होते सेंटर वाले। आपको मैं, जो बच्चे पहली बार जा रहे हैं आपको एक्सपीरियंस बता दे रहे बच्चों का, बहुत नालायक होते हैं, सब सुनते नहीं जल्दी किसी का। अगर आपका माउस खराब भी हो जाएगा ना बीच एग्जाम में, वो बोलेंगे हाँ ला रहा है, अरे जल्दी जाओ, अरे तुम लोग माउस खराब किए, ये वो 15 मिनट लगा देगा उधर, सॉरी सर मैं बहुत दूर गया था, दुकान ये वाली बंद थी, वहां थी, ये ऐसी हरकत करते हैं लोग। तो ये सब चीजों से बचना है, तो सबसे पहले अपना माउस देख लो। अगर आपको लगता है माउस में एरर है तो आप पहले इन्फॉर्म कर दो, देखो भैया माउस नहीं चल रहा, हमारे साथ दिक्कत है। ओके, सबमिट हो रहा है कि नहीं आपका सेक्शन, इस पर ध्यान रखना। अगर सबमिट नहीं होगा तो तुरंत उसको बुलाओ, बोला भैया सबमिट नहीं हो रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं जा रहा, ऐसा चीज देख लेना। यानी कि आपके पीसी में कोई भी प्रॉब्लम है तो उनको पहले ही कोशिश करना सही कर लो, आप पहले चेक को कर लेना कि सही है, ठीक है। ये आपका स्कोर। बाकी टाइम मैनेजमेंट एक तरीके से जब क्वेश्चन सही करोगे एक स्कोर अपने आप बढ़ जाएगा। बाकी निगेटिव मार्किंग आप कम करोगे, बता दिया आपको कैसे करोगे, वो हो जाएगा आपका। आप सही ऑप्शन लगाओ, सही टाइम पे लगाओ, बस हो गया। जल्दी जल्दी माउस चलना चाहिए, है कि नहीं। अगली बात करेंगे कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस की कहानी तो ये है कि देखो, अगर मैथमेटिक्स मुझे आता है, मुझे बता दिया गया ये 25 क्वेश्चन आ रहे हैं एयरफोर्स के एग्जाम में, फिर भी मैं अभी डरूंगा कि यार 25 क्वेश्चन में कोई गलत ना हो जाए मुझसे। मुझे आंसर भी याद है, मुझे ऑप्शन भी याद है, पहले का तीसरा होगा, दूसरे का पहला, ऐसे कर करके मैं अभी भी टेंशन लूंगा कि यार पता नहीं कैसे जाएगा, यार सही टिक लगा पाऊंगा कि नहीं, क्या एकदम उसी सीक्वेंस में आएगा कि नहीं आएगा। मतलब जब हमें सब कुछ पता है तो भी हमें डाउट है कि उसी तरीके से कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो ये तो कभी किसी का नहीं हो सकता सही, ये तो कभी किसी का नहीं हो सकता। किसी बच्चे से पूछो जो पढ़ा है, जो तैयारी किया है, कि भाई डर लग रहा है, वो बोलेगा हाँ लग रहा है। जो बोला नहीं डर लग रहा है वो बस फॉर्म भर दिया, सीधी सी बात। कितना भी तेज लड़का हो, आदमी को डर लगता ही है जब सामने युद्ध हो। हमारा युद्ध क्या, एग्जाम है। ओके, हमेशा, और डरना चाहिए, तभी आप चीजों को हैंडल करोगे। तो फिलहाल कॉन्फिडेंस आपका अगर डाउन है तो इसका एक ही चीज हो सकता है कि आप इसको आप कर ही नहीं सकते, आप रिजल्ट नहीं चेंज कर सकते। अगर आपको फेल होना होगा तो हो जाओगे, पास होना होगा हो जाओगे, टॉप करना होगा टॉप हो जाओगे। आपने जितना चीज किया वो सब आपको कल दिखेगा, एग्जाम में दिखेगा। अभी बहुत ज्यादा उसके बारे में सोच के कोई फायदा नहीं। कृष्ण जी ने ये बात बोली थी कि कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करना। अगर आप फल की चिंता, अगर आप अभी सोचने लगे कि यार स्कोर आएगा कि नहीं, सिलेक्शन होगा कि नहीं, फिर आप काम नहीं कर पाओगे। आपका हर 2 मिनट बाद उसी पे ध्यान जाएगा। आप अभी रिवीजन करने बैठोगे, परसों एग्जाम है, आज रिवीजन करोगे आप आजकल में खूब अच्छे से। तो जब आप रिवीजन करोगे ना, पहला चैप्टर पलटोगे, तो आपके दिमाग में आएगा यार ये क्वेश्चन आएगा कि नहीं एग्जाम में, पढ़ूं कि नहीं पढ़ूं, यार ये लग रहा आ जाएगा, है ना। तो आपका टारगेट, आपका जो दिमाग है ना, हर चीज में उसी काम करेगा कि एग्जाम में आ जाएगा तो हम कर लेंगे तो सेलेक्ट हो जाएंगे। ये सारी चीज आपकी घूमती रहेंगी, इनको साइड करो। अगर आप रिवीजन करो तो आप ये टारगेट रखो कि 1 घंटे में मुझे रिवीजन करना, सारे क्वेश्चन को टच करने पूरा कंप्लीटली, ये आपको करना ही करना। आप रिजल्ट नहीं बदल सकते, इस चीज को जब एक्सेप्ट कर लोगे ना तो काम हो जाएगा। जैसे एक संजय दत्त का इंटरव्यू आया था जब वो जेल से बाहर आया था, जो हथियार कांड में पकड़ा गया था AK-47 वाले में। तो उसे इंटरव्यू में पूछा गया कि मतलब आपने इतना लंबा जेल में रहा, क्योंकि बहुत लंबे समय से जेल में थे, 6-7 साल तक थे शायद, या 5 साल, एग्जैक्ट नहीं पता मुझे। तो कैसे इसको मतलब मेंटेन किए, कभी घर भी नहीं गए, बेल पे भी नहीं गए। तो उस बंदे ने एक बहुत अच्छा चीज बताया। उसने बोला कि ना मैं एक्सेप्ट कर लिया था कि मैं बाहर जा ही नहीं सकता, मैं ये चीज मान लिया था कि मैं बाहर नहीं जा सकता, अब मुझे यहीं पे सर्वाइव रहना, यहीं पे जीना, यहीं पे सब कुछ करना। तो फिर उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया, उससे पे ढलना लगे, इसलिए रह लिया। वरना 5 साल 6 साल बहुत मुश्किल होता है ऐसे लोगों को जो आलिशान बिल्डिंग में रहे हो। ऐसे ही आपको सोचना है कि आप नहीं कुछ बदल सकते रिजल्ट, आप क्या कर सकते इस चीज को हैंडल करो, इस चीज को ओवरकम करो कि हाँ मेरा काम है रिवीजन करना, जो हमने 3 महीने पढ़े, 4 महीने पढ़े, उसको वापस से लगाना 1 दिन के अंदर, ये हमारा टारगेट रहे। उसमें हम क्या चीजें कर सकते ये करो, बाकी कॉन्फिडेंस अपने आप हट जाएगा, ये साइड हो जाएगा। कॉन्फिडेंस डाउन, कॉन्फिडेंस अप, ये सब साइड हो जाएगा। आप एक चीज टारगेट कर लो, कल आपका 15 तारीख है, 15 नवंबर है कल के दिन आप पूरा इंग्लिश, पूरा मैथ, पूरा फिजिक्स यूट्यूब नहीं देखोगे, यूट्यूब नहीं देखोगे। यूट्यूब पे मैराथन आएंगे, मॉक टेस्ट की मैराथन खूब चलेगा। आप जब मैराथन या मॉक टेस्ट देखते हो ना तो आप उस दिन के क्लासेस पे ही डिपेंड हो जाते हो पूरा का पूरा, और आपको लगता है कि यही क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा और वो नहीं मिलता।
इसका सबसे सही तरीका है कि आप 4 महीना जो चीज पढ़े हो वो ज्यादा फायदा करेगा कि एक दिन वाला, 4 महीने वाला। आपने नोट्स बनाया, उसको कब पढ़ोगे? वो तो रद्दी में फेंकने के लिए करे नहीं, वो अब पढ़ना है आपको। आपने फॉर्मूला तैयार किया होगा, फॉर्मूला कब पढ़ोगे? अब पढ़ना है। आपने मॉक टेस्ट लगाया होगा, मॉक टेस्ट वापस से रिवाइज कैसे कब करोगे? अब करोगे। तो ये सारी चीजें जो आपने कलेक्ट किया ना 4 महीने में, वो सारा चीज आपको कल के कल पूरा रिवाइज करना अच्छे से। यूट्यूब से क्लासेस लेनी है नहीं लेनी वो सब साइड कर दो, ठीक है। एक दिन मोबाइल बंद भी कर सकते हो चाहो तो, इसमें आपका कोई नुकसान नहीं। कतई ये मत सोचना कि दूसरे बच्चे ज्यादा पढ़ के जा रहे हैं एग्जाम में, नहीं, आप ज्यादा पढ़ रहे हो अगर अपना कॉपी रिवाइज कर रहे हो तो। ओके, तो ये चीज आप कर सकते हो, मेरी तरफ से यही रहेगा। कॉन्फिडेंस वगैरह अपने आप बिल्टअप हो जाएगा। इससे ज्यादा और कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से नहीं है आपके पास। बस यही है थोड़ा सा कि टाइम मैनेजमेंट वगैरह, टाइम मैनेजमेंट का बता दिया मैंने आपको। अब जो बच्चे आज मॉक टेस्ट नहीं दिया एग्जाम पर ऑफिशियल ऐप पे जाके दे देना, और कल वाला तो जरूर देना। कल जो मॉक टेस्ट दोगे उसमें जो चीज मैं बोला ये चीज कोशिश करना कि आपको सिर्फ 20 ही क्वेश्चन सॉल्व करने, और 20 क्वेश्चन में हर 5 क्वेश्चन में 1-2 क्वेश्चन छोड़ना पड़ सकता है, हो सकता है पहला ही क्वेश्चन छोड़ना पड़ जाए। एक एग्जांपल देता हूं क्वेश्चन से। एक क्वेश्चन ये देखना बेटा, जरा एक क्वेश्चन देखना है यहाँ पे। ये एक क्वेश्चन है, ठीक है। ये बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन, आप इसको बाइनोमियल थ्योरम का बोल सकते हो, ठीक है। द्विपद प्रमेय आप इसको बोल सकते हो, उसका ये प्रश्न है। अब ये प्रश्न मान लो एग्जाम में आ गया, इसको कैसे सॉल्व करोगे बताओ? इस क्वेश्चन को कोई सॉल्व करने जाएगा? नहीं। ये टाइम टेकिंग है, बहुत है। अगर आपका दिमाग नहीं काम करे इसको छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर इसमें ट्रिक लगाओगे तो ये तुरंत सॉल्व हो जाएगा। एन का वैल्यू रखो, एन का वैल्यू आपका 0 से स्टार्ट करो, 0 से स्टार्ट करो, n = 1 रखो, n = 2, ऐसे ऑप्शन सेटिस्फाई करो। इनको देखो, इस डाटा को। तो या तो ये ट्रिक से लग सकता है या तो नहीं लगेगा एग्जाम में, तो आप ट्रिक ही लगाओ। बात समझ में? ये क्वेश्चन है टाइम मैनेजमेंट। अगर आप इसको सही टाइम पे कर लिए तो आपका टाइम मैनेजमेंट ठीक है, नहीं किए छोड़ दिए तो भी टाइम मैनेजमेंट ठीक है आपका। लेकिन इसको सॉल्व कर रहे जबरदस्ती, ये खराब है, ये आपको फेल करा देगा। ओके, चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा प्रॉपर तरीके से। कोई और इंफॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज आप सभी लोग बता देना, और साथ ही साथ बता दें कि आप लोगों के लिए हमारी तरफ से एयरफोर्स का, नेवी का और कोस्ट गार्ड का ऑफलाइन बैच आ चुका है प्रयागराज में। अगर आप सब लोग तैयारी करना चाह रहे हो एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड का, तो आप सभी लोग आ सकते हो। 20 तारीख से बैचेज यहाँ पे स्टार्ट है, ठीक है। 20 तारीख से हम लोग क्लासेस स्टार्ट कर देंगे, 20 नवंबर से। तो आप सभी लोग इस बैच को ले सकते हो। 12,000 का ही प्रयागराज में ऑफलाइन चलेगा। इस नंबर पे कॉल करके आप सीट बुक कर सकते हो इस बैच का। और अगर ऑनलाइन पढ़ना चाह रहे हो तो ऑनलाइन का भी हमारा नेवी का बैच है, ठीक है। अभी नेवी का बैच है जो कि चल रहा है, ज्यादा नहीं हुआ, 1-2 क्लास ही हुआ, 1-2 चैप्टर ही हुआ है। तो आप सभी लोग नेवी का महासागर 2.0 परचेस कर सकते हो आप सभी लोग, जो कि सिर्फ और सिर्फ 599 में अभी के लिए, यानी सिर्फ आज के लिए 14 नवंबर के लिए। इसके बाद इसकी प्राइस जो है ये 999 यानी कि 999 रुपए हो जाएगा। नेवी SSR MR का स्पेशल बैच है जहां पे बाइलिंगुअल क्लासेस हमारी चलेंगी। ओके, बात समझ में आई सबको? और बैच वगैरह लेना होगा इस नंबर पे, ये आप तो डायरेक्टली इस नंबर पे कॉल करके ऑनलाइन कोर्स ले सकते हो आप, और ये हमारा ऑफलाइन का है। दोनों का नंबर अलग है, दोनों पे अलग अलग कॉल करके आप इंक्वायरी ले सकते हो। ओके, थैंक यू आप सभी का, मिलते हैं। तो अच्छे से जाओ, बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत हेल्प मिली होगी मेरे इस वीडियो से, अगर मिली तो जरूर कमेंट करके बता देना। और अगर पॉसिबल हो तो यूट्यूब थोड़ा सा आप एक दिन 2 दिन जो भी आपका एग्जाम है आप उसको रेस्ट दे दो, छोड़ दो, ठीक है। ये मैं आपको पर्सनल सलाह दूंगा। कभी भी देखो, आप अगर मेरा हिस्ट्री देखोगे 3-4 साल पहले की, तो मैं इसी टाइम पे, एग्जाम टाइम पे हम लोग मैराथन लगाते थे, 12 घंटा, 14 घंटा, 18 घंटा, ऐसे ऐसे करके मैराथन खूब लंबी लंबी लगती थी ना। बट पिछले 3 साल से देखोगे एग्जाम के टाइम पे, एग्जाम से 4 दिन 3 दिन पहले मैराथन मैं नहीं लगाता हूँ। अपना मैथ का तो बिल्कुल नहीं लगाता, और लास्ट 1 दिन पहले तो क्लास ही नहीं लेता हूँ। अब इसे बहुत सारे बच्चे कहते हैं अरे रिवीजन करा दो, वो बच्चे दूसरे यूट्यूब पे जाते। मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़ो जहां पढ़ना पढ़ो, लेकिन मैं क्लासेस इसलिए नहीं लगाता, मैराथन इसलिए नहीं लगाता कि आप जो 4 महीना पढ़े हो ना, आप उस पर फोकस करो। आप मेरे एक क्लास पे डिपेंड मत हो। इस चीज को मैं बहुत बार समझाता हूं कि एग्जाम टाइम में जो मैराथन आते हैं वो 1 हफ्ता 2 हफ्ता पहले वाले काम के होते हैं। अब आपके पास 2-3 दिन बच्चा, आप मैराथन देख रहे हो, तो आप जो पहले पढ़े उसको कब पढ़ोगे? आप खुद ही सोचो ना, उसको कब रिवाइज करोगे? अब रिवाइज का मतलब सिर्फ नोट्स नहीं कि आधा घंटा में आपने कर लिया, जो क्वेश्चन आपने सॉल्व किया उसको दोबारा देखा नहीं देखा, यही तो हमारी गलती होती है। अगर सेम क्वेश्चन कॉपी का भी आ जाए, 90% बच्चे गलत करके आएंगे उसको, कहेंगे अरे सर ये भूल गया, यहाँ पे ये फॉर्मूला था, सर ये वाला स्टेप नहीं याद आया। ये सब चीजें आप लोग करते फिर एग्जाम में। तो उसको पढ़ो ना, 4 महीने की पढ़ाई है आपकी, 4 महीने की मेहनत है, वो कब दिखेगी, कब उसका यूज करोगे आप? ओके, तो इसीलिए मैं क्लासेस वगैरह नहीं लेता हूं, और इसका
फायदा बच्चों को दिखता है। और देख लो आप पिछले 2-3 साल से सिलेक्शन का रेशियो देख लो आप। एयरफोर्स में फेस 2 हम नहीं कराते, अब तो करवा रहे हैं ऑफलाइन स्टार्ट की, तो वरना एयरफोर्स में रिजल्ट देख लो, नेवी में तो आप बात ही नहीं कर सकते, रिजल्ट इतने आते हैं हमारे पास। तो ये थोड़ा सा होता है, थोड़ा सा स्ट्रैटेजी से चलो, सही तरीके से पढ़ो, सिर्फ भेड़ चाल नहीं चली जाती है, अपना डिसीजन हो। कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ और आपको पूछना होगा तो प्लीज कमेंट करके पूछ लेना, बता देंगे। ओके, चलिए मिलते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखेंगे, अपने घर वालों का ख्याल रखेंगे। ऑफलाइन बैच ले सकते हो प्रयागराज में आके, या फिर ऑनलाइन बैच भी आपका अवेलेबल है। ओके, मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।